Hello everyone, today we will be studying about granulomatous inflammation. So let's start. ग्रैनुलोमा और ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन, सो बेसिकली हर्ष मोहन में ना एक डेफिनेशन है शुरू में ग्रैनुलोमा पे, वेरी सिंपल डेफिनेशन दैट ग्रैनुलोमा सर्कमस्क्राइब्ड मतलब सर्कुलर टाइनी लेशन 1 mm के आसपास का डायमीटर होता है एंड इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ कलेक्शन ऑफ मोडिफाइड मैक्रोफेजेस. मोडिफाइड मैक्रोफेजेस का दूसरा नाम होता है एपिथेलॉइड सेल्स. तो बेसिकली इसमें बहुत सारे कलेक्शन होंगे आपके मोडिफाइड मैक्रोफेजेस सेल्स के, और इसके ना पेरिफेरी पे जो सर्कुलर लेजन है इसके पेरिफेरी पे आपको देखने को मिलेंगे लिम्फोइड सेल्स, यानी कि लिम्फोसाइट्स देखने को मिलेंगे आपको. तो और भी कंपोनेंट्स होते हैं बट ये डेफिनेशन आपकी आइडियल्स ही है हर्ष मोहन में दी हुई. सो सबसे पहले हम पैथोजेनेसिस पढ़ते हैं. पैथोजेनेसिस ऑफ ग्रैनुलोमा के अंदर आता है कि जो ग्रैनुलोमा की फॉर्मेशन होती है ना, इट इज़ अ टाइप 4 ग्रैनुलोमेटस हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन. सो बेसिकली हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन आपकी 4 टाइप्स के होते हैं, तो ये टाइप 4 वाली है. तो टीबी की पैथोजेनेसिस भी टाइप 4 वाली थी, ये भी टाइप 4 है. तो बेसिकली ग्रैनुलोमा इज़ नथिंग बट टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन, दैट इज़ डिलेड हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन. ओके, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म एंटीजन बॉडी में आ रहा है तो सबसे पहले कौन एक्टिवेट होगा? मैक्रोफेजेस एक्टिवेट होंगे. तो मैक्रोफेजेस आगे बॉडी में, ठीक है, एंटीजन एंटर किया, मैक्रोफेजेस ने एंटीजन को देख लिया, ठीक है. अब मैक्रोफेज क्या करेंगे? उनको इनगल्फ करने की कोशिश करेंगे. ठीक है भाई, मैं इसको ख़त्म करता हूँ. तो इसने इनगल्फ करने की कोशिश करी, बट ये क्या हुआ? अनेबल हुआ उसको मारने में, बिकॉज एंटीजन थोड़ा ज़्यादा हावी हो गया मैक्रोफेज पे. तो ये नहीं मार पाया उसे, बिकॉज द एंटीजन इज़ पोअरली डिग्रेडेबल, इट इज़ मोर पावरफुल देन द मैक्रोफेज. अब ये मैक्रोफेज क्या करेगा कि अब ये किसकी तरह एक्ट करने लगेगा? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल. बट मैक्रोफेज ने क्या किया? ठीक है, अब मैं उसको नहीं मार पाया तो एक काम करता हूँ, मैं मॉडिफाई हो जाता हूँ कि मेरी नॉर्मल फंक्शन से तो मैं कुछ नहीं कर पाया, तो एक काम करता हूँ, मैं मॉडिफाइड होकर एपिथेलॉइड सेल बन जाता हूँ. अभी एपिथेलॉइड सेल क्या होते हैं? दीज आर नथिंग बट मॉडिफाइड मैक्रोफेजेस. और इसे हमारा इसको मॉडिफाई कर कौन रहा है? TNF अल्फ़ा. अब ये TNF अल्फ़ा कहाँ से आ रहे हैं हमें नीचे पता चलेगा, बट मैक्रोफेजेस से मॉडिफाई होकर के हमारे पास एपिथेलॉइड सेल आ रहे हैं, और इसे पॉसिबल कौन कर रहा है? TNF अल्फ़ा. अब ये एपिथेलॉइड सेल्स ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज़ करेंगे जो हेल्प करेंगे वेरियस चीज़ों में, जैसे कि ग्रोथ फैक्टर बीटा रिलीज़ होगा, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज़ होंगे, और ये ग्रोथ फैक्टर्स ना फाइब्रोब्लास्ट की ग्रोथ भी स्टिमुलेट करेंगे. डन. अब मैक्रोफेजेस ने अपना मॉडिफिकेशन पे काम कर दिया. दूसरा काम मैक्रोफेज क्या करेगा? ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल बन जाएगा. अब देखो, ये हमारे पास मैक्रोफेज का सेल है, अब इसने एंटीजन इनगल्फ कर रखा है ना, तो एंटीजन इसके अंदर ही है, तो अब ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, APC की तरह एक्ट कर रहा है, और ये उसको लेकर किसके पास जाएगा? CD4 T सेल्स के पास. अब ये इसने प्रेजेंट कर दिया ये एंटीजन को CD4 T सेल्स के पास. अब ये T सेल्स क्या होंगे? ये भी एक्टिवेट हो जाएंगे. T लिम्फोसाइट्स गेट्स एक्टिवेटेड और ये फॉर्म करेंगे साइटोकाइंस. अब ये साइटोकाइंस के 3 फंक्शंस हैं, ठीक है. मैक्रोफेज आया, एंटीजन प्रेजेंट किया, एपिथेलॉइड सेल बन गया. अब ये T सेल्स भी एक्टिवेटेड होगी और इन्होंने साइटोकाइंस बना दी. अब ये साइटोकाइंस के 3 फंक्शंस हमने याद रखने. सबसे पहले क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के अंदर हमारे 2 इंटरल्यूकिन्स रिलीज़ होते हैं, इंटरल्यूकिन 1 एंड इंटरल्यूकिन 2. याद रखना है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के अंदर कौन से इंटरल्यूकिन्स रिलीज़ हो रहे हैं? 1 एंड 2. दूसरा क्या रिलीज़ कर रहे हैं साइटोकाइंस? इंटरफेरॉन अल्फ़ा. अब मैंने बताया था मैक्रोफेजेस को एपिथेलॉइड सेल कौन बना रहा है? TNF अल्फ़ा. तो ये TNF अल्फ़ा आ कहाँ से रहा है? T लिम्फोसाइट्स बना रहे हैं, और T लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट भी कौन कर रहा है? मैक्रोफेजेस ही तो एक्टिवेट कर रहे हैं. तो बेसिकली साइकिल है, ये इसको एक्टिवेट कर रहा है, ये इसको एक्टिवेट कर रहा है, और ये यहाँ से ये रिलीज़ हो रहा है. इंटरफेरॉन अल्फ़ा हो गया. तीसरी चीज़ होती है हमारी TNF गामा. अब ये TNF गामा के ना 2-3 काम होते हैं. सबसे पहला होता है ये प्रमोट करता है फाइब्रोब्लास्ट की प्रोलिफरेशन. ग्रोथ फैक्टर्स भी कर रहे थे, ये भी कर रहे हैं. दूसरा क्या करता है? ये एंडोथीलियम को एक्टिवेट करेगा. किसको एक्टिवेट करेगा? एंडोथीलियम को. और एंडोथीलियम को एक्टिवेट करके ये सिक्रीट करेगा प्रोस्टाग्लैंडिन्स. अब देखो, जहाँ भी इन्फ्लेमेशन होती है ना, वहाँ पे क्या रिलीज़ होता है? प्रोस्टाग्लैंडिन.
इसलिए जब भी हम एंटी इन्फ्लेमेटरीज होती हैं, जो भी हमारी नसैड्स होगी, ठीक है, ये सब क्या होती हैं? एंटी इन्फ्लेमेटरी। तो प्रोस्टाग्लैंडिन को तो इनिबिट करती है ना, तो वही सारी चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे कि प्रोस्टाग्लैंडिन को इनिबिट रिलीज़ करवाएगा ये एंडोथेलियम को एक्टिवेट करके इन्फ्लेमेशन के अंदर। तो इसके तीनों काम हमें पता चल गए। ये चीज़ें यहाँ भी लिखी हुई हैं कि इंटरल्यूकिन 1, 2 और इंटरफेरॉन अल्फा और TNF गामा को ये रिलीज़ करवा रहा है। तो दिस इज़ योर पैथोजेनेसिस। अब ये पैथोजेनेसिस अगर आपने समझ ली ना, तो इससे एक तीर से 2 निशाने नहीं 3 निशाने हो रहे हैं। आप हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 4 भी समझ गए हो, आप TB की पैथोजेनेसिस भी समझ गए हो, और आप ग्रैनुलोमा तो समझ ही गए हो। तो यही सेम फंडा होता है, बस अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग फ्लो चार्ट्स में दिया होता है। ये सेम फ्लो चार्ट टेप के आ जाओ एग्ज़ाम में, आपको अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट चीज़ जो ग्रैनुलोमा में इम्पॉर्टेंट होती है वो होती है उसकी कॉम्पोजिशन। अब सेकेंड ईयर में ना कुछ भी भूल जाना, बट ये चीज़ें मत भूलना कि ग्रैनुलोमा के अंदर ना 5 चीज़ें होती हैं, लाइक उसकी कॉम्पोजिशन 5 चीज़ों से मिलके बनी होती है। सबसे पहले होता है एपिथेलॉइड सेल, मल्टीन्यूक्लिएट जाइंट सेल्स, लिम्फोइड सेल्स, नेक्रोसिस एंड फाइब्रोसिस। ये 5 चीज़ें होगी। अब देखो ये डायग्राम है मेरे पास यहाँ पे, हम इसकी लोकेशन के बेसिस पे समझेंगे कि ये 5 चीज़ें हैं क्या। अब सबसे पहले एपिथेलॉइड सेल जो हैं, इनका नाम एपिथेलॉइड सेल क्यों है? हमने देखा कि होते क्या हैं, कुछ नहीं होते, मॉडिफाइड मैक्रोफेजेस हैं। बट फिर सिंपली मॉडिफाइड मैक्रोफेजेस, एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस भी बुलाया जा सकते हैं ना इनको। तो वाई एपिथेलॉइड सेल्स? बिकॉज इनकी अपीयरेंस होती है एपिथेलियल सेल्स जैसी, ठीक है, पतले पतले ऐसे फ्लैट एंड से दिखेंगे हमें। ये हो गया। अब इनका ना न्यूक्लियस कैसा होता है? स्लिपर शेप्ड न्यूक्लियस। मतलब ये सेल है आपकी, तो इसके अंदर ये भी चपटे चपटे से इनके न्यूक्लियस होंगे, जिसको हम बोल रहे हैं स्लिपर शेप्ड न्यूक्लियस। और ये लाइट स्टेनिंग होते हैं, वेसिकुलर लाइट स्टेनिंग। तो न्यूक्लियस भी लाइट स्टेनिंग है, स्लिपर शेप्ड है, ठीक है। अब इनका जो साइटोप्लाज्म होता है ये भी पेल स्टेनिंग है। कैसा है? पेल स्टेनिंग। तो बेसिकली हमारा न्यूक्लियस भी लाइट स्टेनिंग है और साइटोप्लाज्म भी लाइट स्टेनिंग है। और ये वीकली फैगोसिटिक है, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीकली थोड़ा बहुत फैगोसिटिक एक्शन दिखा सकता है। दूसरा कंपोनेंट मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल्स। अब देखो आपके पास एपिथेलॉइड सेल्स हैं बहुत सारे, अब ये ना फ्यूज़ करके मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल्स बना लेते हैं। तो मैक्रोफेजेस से बनते हैं एपिथेलॉइड सेल, और एपिथेलॉइड सेल से बन रहे हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल। अब देखो मल्टी न्यूक्लिएटेड है, जाइंट मतलब बड़ा, मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे इसके अंदर। अब ये न्यूक्लियस कितने हो सकते हैं? 20 हो सकते हैं, उससे ज़्यादा हो सकते हैं। और न्यूक्लियस के ना अलग अलग अरेंजमेंट हो सकती है। तो हम 3 मेजर अरेंजमेंट देख रहे हैं यहाँ पे। अगर ये जो अरेंजमेंट है न्यूक्लियस की पेरिफेरी के अराउंड है, तो उसको हम बोलेंगे हॉर्स शू। हॉर्स शू मतलब पेरिफेरी पे है। दूसरा, अगर ये अपोजिट पोल्स पे हैं, मतलब पोल्स पे ही सिर्फ न्यूक्लियस हैं, इसको हम बोलते हैं लैंगहेंस। जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लैंगहेंस जाइंट सेल्स हमें देखने को मिलते हैं ट्यूबरक्लोसिस के अंदर, ठीक है, TB में देखने को मिलता है। मैंने छोटा सा लिख भी दिया है यहाँ पे। और अगर ये सेंटर में प्रेजेंट है, बहुत सारे न्यूक्लियस सेंटर में, तो इसको हम बोलते हैं फॉरेन बॉडी जाइंट सेल, ठीक है। तो 3 अरेंजमेंट देख लिए हमने, हॉर्स शू, लैंगहेंस एंड फॉरेन बॉडी। ये भी वीकली फैगोसिटिक है इसकी तरह, बट ये सिक्रीटरी प्रोडक्ट्स रिलीज़ कर सकती हैं। और ये सिक्रीटरी प्रोडक्ट्स क्या करेंगी? हेल्प करेंगी इन रिमूविंग इन्वेडिंग एजेंट्स, मतलब एंटीजन वगैरह को रिमूव करने में हेल्प कर सकती है। तीसरा कंपोनेंट है हमारे पास लिम्फोइड सेल्स। अब ये को जो हमारा टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, वो कौन सा रिएक्शन होता है? CMI क्या होता है? सेल मीडिएटेड इम्यून रिएक्शन। सेल मीडिएटेड इम्यून रिएक्शन होता है। अब कोई भी रिएक्शन अगर CMI का रिएक्शन है, तो T सेल्स तो प्रेजेंट होंगे ही वहाँ पे, CD4 T सेल्स तो एक्टिवेट होते ही होते हैं। तो T सेल्स हैं मतलब लिम्फोसाइट्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ लिम्फोसाइट्स तो प्रेजेंट होंगे। तो ये लिम्फोइड सेल्स भी हो गए हमारे पास। और हमारे ग्रैनुलोमा के बीचों बीच होते हैं नेक्रोसिस। कौन सी नेक्रोसिस होती है? केशियस नेक्रोसिस होती है, ठीक है। अब ये जो केशियस नेक्रोसिस होती है ना, टिपिकली हम TB के लिए ज़्यादा फेमस बोलते हैं इसको, TB के लिए। और इसका नाम केशियस क्यों है? वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये चीज़ लाइक अपीयरेंस देती है। बहुत ज़्यादा वाइवा में पूछते हैं कि कौन सी नेक्रोसिस में चीज़ लाइक अपीयरेंस देखने को मिलती है, केशियस नेक्रोसिस में, या फिर कौन से टाइप की नेक्रोसिस देखने को मिलती है ग्रैनुलोमा में?
केजिएशन नेक्रोसिस देखने को मिलती है। इजी। लास्ट इज फाइब्रोसिस। अब इन्फ्लेमेशन हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे फाइब्रोसिस भी तो होगी ना हीलिंग के लिए। तो पेरिफेरी पे हमको ये भी देखने को मिलेंगे, इंडिकेट्स हीलिंग बाय प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रोब्लास्ट एट पेरिफेरी ऑफ द ग्रैनुलोमा। अब इन सब की पोजिशनिंग देख लेते हैं विद हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं ट्यूबरकिल। अब ट्यूबरकिल क्या होता है ये भी पूछोगे आप लोग। अब ट्यूबरकिल इज़ नथिंग बट ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन इज द टिश्यू रिस्पॉन्स टू ट्यूबरकिल बैसिलाई। ट्यूबरकिल बैसिलाई इज व्हाट? ट्यूबरकिल बैसिलाई है हमारा MTB, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो अगर हमारा जो एंटीजन जो हमने शुरू में पैथोजेनेसिस देखी, अगर वो एंटीजन हमारा MTB एंटर कर रहा है तो जो हमारा लेजन बनेगा बॉडी के अंदर, जो ग्रैनुलोमा का लेजन बनेगा उसको हम नाम दे रहे हैं ट्यूबरकल। तो बस लेजन का नाम है जो टीवी में देखने को मिल रहा है। तो उसका एग्जाम्पल ले लेते हैं कि उसका लेजन दिखेगा कैसा। उसका लेजन ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो मैंने बताया था ट्यूबरकल टाइनी टाइनी होते हैं, तो कितना डायमीटर बताया था मैंने इनिशियली, उसका 1 mm का डायमीटर हो गया। सेंटर में क्या बताया मैंने आपको? केशियस नेक्रोसिस। तो नेक्रोसिस देखने को मिल गई। सराउंडेड बाय भर भर के एपिथेलॉइड सेल्स हैं हमारे पास, देख लो ऐसे ऐसे पतले पतले से सेल्स हैं, बीच में स्लिपर शेप्ड न्यूक्लियस देखने को मिल गए। अब एपिथेलॉइड सेल्स तो बन गए और इनमें क्या हो और क्या होंगे? सेवरल मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल्स। ये देखो जाइंट सेल, और ये पोल्स पे हैं, अपोजिट पोल्स पे। तो ये स्पेसिफिकली लैंगहेन सेल्स हो गए मल्टी न्यूक्लिएटेड वाले। डन। उसके बाद सराउंडेड ऑन पेरिफेरी बाय लिम्फोसाइट्स। देखो ये जो आपको वॉयलेट कलर के डॉट्स दिख रहे हैं ये क्या है? हमारे लिम्फोसाइट्स पेरिफेरी पे, ठीक है। और उसके भी बाहर क्या है? हमारे फाइब्रोब्लास्ट जो कि फाइब्रस टिश्यू बना रहे हैं, हीलिंग दिखा रहे हैं हमारे। तो पांचों कॉम्पोनेंट्स इस डायग्राम में दिखे हुए हैं। देखो मैंने मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल्स बनाया हुआ है जो पेरिफेरी पे हैं हमारे। ये मत बनाना अगर आप ट्यूबरकल बना रहे हो, बट अगर आप इन जनरल दिखा रहे हो ग्रैनुलोमा तो तब आप ये डायग्राम बना सकते हो। बट इफ़ यू आर गिवन एग्जांपल ऑफ ट्यूबरकल तब आप ये वाला मत बनाओ जाइंट सेल, ये वाले बनाओ, ठीक है। तो ये हमारा ट्यूबरकल का एग्जाम्पल हो गया। ये डायग्राम आपको कब कब बनाना है मैं बता देती हूँ। अगर TB का कोई क्वेश्चन है, अगर ग्रैनुलोमा का कोई क्वेश्चन है, अगर कोई क्रोनिक इन्फ्लेमेशन का क्वेश्चन है, ये डायग्राम बनाओ, आपको हमेशा अच्छे नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट आता है, ये एक टेबल है, ठीक है, बुक में दिए है, बहुत सारे डिजीज़ेस दिए होते हैं बुक में, बट मेजरली जो सिलेबस में इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी ये 5 डिजीज़ेस होती हैं। और अगर ग्रैनुलोमा पे क्वेश्चन आ रहे हैं, ये टेबल हमेशा बना के आना, आपको हमेशा अच्छे नंबर मिलेंगे उस क्वेश्चन में। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो यू विल डेफिनेटली स्कोर 3.5 और 4 मार्क्स आउट ऑफ 5, ओके। सो डिजीज़ेस इन्वॉल्विंग ग्रैनुलोमा में 5 कंडीशंस देख रहे हैं हम। ट्यूबरक्लोसिस, लेप्रेसी, सिफिलिस, एक्टिनोमाइकोसिस एंड सार्कोइडोसिस। उसका कॉजेटिव एजेंट और एक कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। अब ट्यूबरक्लोसिस जो है उसका कॉजेटिव एजेंट सबको पता है, MTB, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। लेप्रेसी में माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, सिफिलिस में ट्रेपोनेमा पैलिडियम, एक्टिनोमाइकोसिस में एक्टिनोमाइसीटीज इजराइली एंड सार्कोइडोसिस का हमें कॉजेटिव एजेंट याद ही नहीं करना क्योंकि अननोन है, किसी को नहीं पता। एक एक कैरेक्टरिस्टिक में ट्यूबरक्लोसिस तो अपने ऊपर ही देखा। इसका ग्रैनुलोमा को हम क्या बोल रहे हैं? ट्यूबरकल बोल रहे हैं। इसमें नेक्रोसिस कैसी है? केजिएशन नेक्रोसिस है। और इसका बैसिलाई कैसे होता है? एसिड फास्ट बैसिलाई होता है। अब लेप्रेसी में एक बात आप याद रख लो, फोमी हिस्टोसाइट्स देखने को मिलेंगे इधर। कैसे? फोमी हिस्टोसाइट्स, फोमी सेल्स देखने को मिलती हैं ये, तो फोमी हिस्टोसाइट्स देखने को मिलेंगे। और एपिथेलॉइड सेल्स ग्रैनुलोमा होंगे, लेप्रोमेटस एपिथेलॉइड सेल ग्रैनुलोमा देखने को मिलता है। तीसरा इस सिफिलिस। सिफिलिस का पॉजिटिव एजेंट जो हमारा वो है ट्रेपोनेमा पैलिडियम। इसके अंदर गम्मा फॉर्मेशन होती है, गम्मा की फॉर्मेशन होगी, ये याद रख लेना। गम्मा कंपोज्ड ऑफ हिस्टोसाइट्स और प्लाज्मा सेल की इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिलती है सिफिलिस के अंदर। एक्टिनोमाइकोसिस में पॉजिटिव एजेंट एक्टिनोमाइसीटीज इजराइली। इसमें ग्रैनुलोमा और एप्सिस की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। एप्सिस और साइनस बनता है एक्टिनोमाइकोसिस के अंदर, और इन साइनसेस में ना ये पस रिलीज़ करते हैं, पस रिलीज़ होगा। और इस पस के अंदर क्या देखने को मिलता है? सल्फर ग्रैन्यूल्स, येलो कलर के टाइनी टाइनी सल्फर ग्रैन्यूल्स रिलीज़ होती हैं इनके डिस्चार्जिंग पस के अंदर। ये इसकी खास बात होगी। अब लास्ट है सार्कोइडोसिस। वो क्या है? नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमा है, ठीक है। अब नॉन केजिएटिंग का मतलब क्या है? हमने तो देखा कि बीच में केसिएशन नेक्रोसिस होती है, बट अगर केसिएशन नेक्रोसिस एब्सेंट है तो वो नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमा हो गया। देखो, अगर केसिएशन नेक्रोसिस इज़
प्रेजेंट, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सॉफ्ट ट्यूबरकल। बट अगर ये एब्सेंट है तो उसे हम बोलेंगे हार्ड ट्यूबरकल। उसका उल्टा हो गया, तो नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमा है, हार्ड ट्यूबरकल है। और ये डिजीज़ जो है ना सार्कोइडोसिस, इट वेरी क्लोजली मिमिक्स ट्यूबरक्लोसिस। तो मेजर अंतर हमें पता लग गया कि चलो ट्यूबरक्लोसिस के अंदर तो सॉफ्ट ट्यूबरकल है और इसके अंदर हार्ड ट्यूबरकल है। So this sums up your topic about granuloma. I hope you understood this topic, and if you have any questions, do let me know in the comment sections. Thank you.